हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज से हम नाइन्थ क्लास का मैथ भी करेंगे। तो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम से आप वैसे तो बिल्कुल फैमिलियर हैं, आप सब, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर वन, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई चीज़ रखी है तो वो कुछ नंबर्स में होगी ना, हम ऐसे काउंट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 हम अप टू इन्फिनिटी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। लेकिन जब नेचर ने हमें कुछ नंबर दिए तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास कोई एक सेब था, हमने वो खा लिया, तो वो अब कितने बचे। तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर में नंबर नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या लिए, होल नंबर्स लिए। ठीक है, होल नंबर्स में तो वो जब हमने, हमारे पास एक एप्पल था और वो ही हमने खा लिया, तो कितने बचे, ज़ीरो बचे ना। तो होल नंबर में एक ज़ीरो और इंक्लूड हो गया हमारे पास, ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद, जैसे कि हम, अगर हम किसी चीज़ को खोद रहे हैं, जैसे धरती को खोद रहे हैं, तो उसमें नीचे की तरफ हम डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में भी तो हमारे पास कुछ लेंथ होगी ना। तो वो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके लिए भी हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गए, हमने इंटीजर्स को इन्वेंट किया। इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे माइनस वाले नंबर, जैसे कि -3, इधर -3 से पहले भी कुछ रहे होंगे ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, मान लिया हमारे पास एक रोटी है, हमने उसमें से हाफ खा ली, तो वो कितनी बची। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है नहीं है जी। तो उसके लिए हमने क्या इन्वेंट किए, हमने रैशनल नंबर्स इन्वेंट किए। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में तो प्लस माइनस वाले सारे नंबर और ज़ीरो भी, लेकिन नहीं, जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है, किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए रैशनल नंबर में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास फिर हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर रूट में भी नंबर है, आप एट्थ में पढ़ के आए हो, है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स। तो उन नंबर्स को हम किस में लें, क्योंकि वो तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहे, जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता। तो उन नंबर्स को हमने डिनोट किया इर्रेशनल नंबर से। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स मोस्टली, जिनको विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि √2 है, √3 है। ठीक है, 2.10236458, कुछ ऐसा ही नंबर जो मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप ऊपर बढ़ के आए हो ना, जितने भी नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। इनको हम वैसे लिखते कैसे हैं, द नंबर्स विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपके नेचुरल नंबर भी इसी में आ गए। ठीक है, होल नंबर्स भी इसी में आ गए, इंटीजर्स भी इसी में आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल जो नंबर हैं वो सारे ही आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप 10th क्लास तक तो रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो जितने हमने ऊपर 5 पढ़े हैं नंबर पॉइंट्स में, वो सारे रियल नंबर हैं, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलोगे, तो देखो नेचुरल नंबर्स वगैरह जो थे वो तो आप पढ़ के आए हो, जैसे कि कोई लाइन है, सपोज करो मैं यहाँ 0, 1, 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेते थे ना तुम पॉइंट्स, -1, -2, ऐसे करते कहीं तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1 को करना है मान लिया, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, इंटीजर में -2 अगर कहीं रिप्रेजेंट करना है तो ये -2 है आपका। ठीक है ना बेटा,
ये नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स तो दिख गया आपको। रैशनल नंबर में अगर आपको करना हो, मान लिया कि हमें करना है 1/2 करना है, ठीक है, 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5 भी कह सकते हो आप। 0 और 1 के बीच में बिल्कुल हाफ जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होता था, 1/2 होता था। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपने पढ़ा हो, जैसे हमें अगर दे दे ये 2.2 को रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि 2 है, 2 पॉइंट समथिंग कह रहा है, तो एक नंबर हम 2 ले लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दूर हमने एक पॉइंट ले लिया 3, क्योंकि हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। अब ये जो 2 और 3 के बीच की जो लाइन है, हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में हमारा 10 हो गया। हमारे पास क्या 2.2, तो ये 2.1 है, ये 2.2 होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे 2.2, ठीक है। ये डेसिमल नंबर में कह सकते हो आप, ठीक है। रैशनल नंबर की बात अगर हम करें, मान लिया 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते थे, जो नंबर बड़ा है उतने फ्रैक्शन उतने हम इस लाइन के हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इसको आगे ले जाओ। तो ये लिखा हमने 1 2 3, 0 से शुरू करना था वैसे, चलो कोई बात नहीं, 4 5, चलो आगे तक ले जाओ ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर उसके नीचे हम इधर 0 भी लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। इधर इक्वल डिस्टेंस पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। जो नीचे कितना 5, तो सबको हम क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 0/5 तो 0 ही बनेगा, 5/5 कितना बनेगा, 1 बनेगा। आप देखो 2/5 कहाँ है, ये है। हमें इससे ये भी पता चल गया कि जो 2/5 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा जो रैशनल नंबर है 2/5, वो भी हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर रह गया हमारा इरेशनल वाला, तो वो हमारे पास एक्सरसाइज में टॉपिक है बेटा सेम इसी पे, कि उस इस √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी, ओके। है इज 0 अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर सारा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर लिया है। इसमें पूछा गया है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 0 को पूछा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो देखो 0 को क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर सिंगल नंबर लिख रखा है तो हम उसके नीचे तो 1 ही लिखते हैं ना, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि क्या हम 0 को रैशनल नंबर के फॉर्म में, 0 रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे यस, ठीक है। इसमें पूछा कि क्या इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में ये p और q आगे ना ऊपर नीचे, और q जो है वो q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। तो मीन्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक देख लो बेटा, कितने भी नंबर पूछो आपसे, तो आपसे 3 4 5 6 इतने ही नंबर पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो जब भी आपसे नंबर पूछे गए हों, तो पहले तो जो भी नंबर है, अगर उसके नीचे कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो 4/1 और 3/1 कर लो, ठीक है। अब क्या करें, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर वाले भाई को ऊपर कुछ दोगे तो नीचे वाले को भी देना पड़ता है ना। यहाँ दिया, यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना नंबर बना, 30/10 बना। ये कितना बना, 40/10 बना, ठीक है। अब 30/10 और 40/10 के बीच तो बहुत सारे नंबर्स हैं। हमें कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 6 रैशनल नंबर चाहिए हैं हमें। तो 6 रैशनल नंबर्स आप देखो, 30 के बाद क्या ले सकते हो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। 37/10 भी ले सकते हो, 38/10 भी ले सकते हो, 39/10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो भी आपको रैशनल नंबर दे रखा होगा, ठीक है, पहला काम होता है उसके जो नीचे डिनोमिनेटर होता है हमारा, उसको सेम करना। यहाँ तो पहले से ही सेम था क्योंकि दोनों के पास 1 1 था, ठीक है। सेम है तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश व हर दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ वाले को किया तो यहाँ वाले को भी कर दो, तो ये सेम डिनोमिनेटर वाले दो नंबर आ गए, 30/10 और 40/10। अब 30 और 40 के बीच में देखो कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स बनते हैं हमारे पास, हमें तो सिर्फ 6 ही चाहिए हैं, तो हमने ये लिख दिए, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे बेटा सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सबका आंसर सेम होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में दिया है इसने 3/5 एंड 4/5 के बीच के रैशनल नंबर्स।
यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो दिक्कत ही नहीं होती। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता ना तो क्या करते, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाते, ठीक है। फिर अगर ऊपर न्यूमरेटर्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है तो उसके बीच के नंबर्स लिख लेते, अदरवाइज़ फिर हम 10 से या 5 से किसी से मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे भी इसने 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो 3/5 हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये 4/5 है, इसको भी 10/10 से कर देते हैं। तो देखो कितना आ गया यहाँ पे आया हमारे पास 30/50 और यहाँ पे आया 40/50। वहाँ पे 30/10 और 40/10 आ रहा था, यहाँ पे 30/50 40/50 आ रहा है। आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए हैं। तो 5 रैशनल नंबर अब यहाँ पे देखो आपके पास तो 9 नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, कोई भी 5 लिख दो आप। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसमें आपको थोड़ा सा अलग बता देती हूँ मैं। जैसे कि आपको 1/2 एंड 2/5 दिया होता, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। आप इसमें देखो, अगर अलग से क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो और कहे कि 5 रैशनल नंबर्स निकालो इन नंबर्स के बीच के, तो कैसे करते हैं आप? पहला काम हमारा क्या था? डिनोमिनेटर को सेम करना। कैसे सेम करें? इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो इसका 2 इसको दे देते, इसका 5 इसको। हमने कहा उसका 5 इसको दे देते हैं और इसका 2 इसको दे देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हम कि नीचे नीचे वाले को दे दें कुछ भी। न्यूमरेटर को कुछ देंगे तो डिनोमिनेटर को भी देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कुछ देंगे तो न्यूमरेटर को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से, यहाँ किसे किया 2 से, तो यहाँ भी हमें 2 से करना पड़ेगा। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 5/10 और ये आ गया आपका 4/10, ठीक है। अब 5 और 4 के बीच में तो नंबर्स नहीं मिलते हमें, तो हम क्या करेंगे? फिर दोनों नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/10 और 4/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5/10 को 10/10 से, मीन्स जो नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर करोगे ना। और 4/10 जो है वहाँ भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद हमें कोशिश करो कि अब तुम 10 से कर लो। क्वेश्चंस देखो, स्कूल्स में क्या करवाएंगे कि 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पूछे हैं तो 7 से कर दो। तो क्यों करें हम अलग अलग? आप सेम एक बात याद रख लो कि हर किसी में किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सब में 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ईजी रहेगा ना बेटा, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। ये आ गया 50/100 और ये आ गया 40/100। तो 50 और 40 के बीच में तो 41/100, 42/100, 43/100, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 5 रैशनल नंबर्स, इनके बीच के कौन से आगे आप लिख सकते हो 49/100। उल्टा लिख लो, क्योंकि अगर हमें छोटा नंबर पीछे दे दिया और बड़ा नंबर आगे दे दिया तो आप 49 से शुरू कर दो। 48/100 आपकी मर्जी है, आप 43/100 भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है आपको सीरियल में ही चलना है। 42/100 और 41/100 ऐसे भी लिख सकते हो आप। आपको कोई 5 रैशनल नंबर लिखने हैं बीच के तो इस ढंग से लिख सकते हो। क्लियर होगी ना बेटा आपको बात? लास्ट क्वेश्चन देखो, उसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कर चुके हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसने बोला कि ये नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि वो होल नंबर्स में आ रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होगी? ट्रू होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सारे माइनस वाले नंबर्स, ठीक है, और प्लस वाले नंबर विद ज़ीरो, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो से शुरू होते हैं हमारे। अब इसमें बोला गया कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं जी, जो माइनस वाले नंबर है वो तो होल नंबर्स में नहीं आते। एवरी होल नंबर इज़ एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो तो हो जाता है क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं हैं। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बातें? नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर को तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो और होल नंबर्स हमारे हमें दिख ही रहे हैं। होल नंबर्स में तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, नेगेटिव नंबर तो नहीं आते ना। लेकिन रैशनल में तो आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं, जैसे माइनस का 2/3 है, वो भी रैशनल नंबर है, तो वो तो होल नंबर्स में नहीं आएगा ना। तो इसमें अगर पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी?
फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। द नंबर विच can't be written in the form of p by q। ठीक है, एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जिसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? जैसे √2 है, √3 है, पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू आपको होगी 22/7 होती है, नहीं, आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका नंबर ऐसा आएगा बहुत बड़ा, वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, और कुछ भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 0 5 6 2 8, ऐसे चलता ही रहे नंबर अगर आपका, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे? इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, हमने रैशनल नंबर्स को मीन्स, हाँ, रैशनल नंबर्स जो थे हमारे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। इरेशनल में मैंने बोला था कि इस पे स्पेशल हमारी एक एक्सरसाइज है, हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में तो हम सबसे पहले तो हम √2 ही ले लेते हैं। √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? देखो बेटा, देखो बेटा, अगर √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो हम एक स्केल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और हम बड़ी तरफ से इंचज़ की तरफ से ले लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं हमारी पेंसिल से, चल पेन से खींच देते हैं। ठीक है, इस ढंग से हम नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, √2 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होती है, 2 से कम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 0, यहाँ -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4, ऐसी होते हैं ना हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हमें दिखाना, तो हमें पता है कि √2 1 से बड़ा होता है, तो हमें 1 की हेल्प की ज़रूरत होती है बेटा। ठीक है, तो 1 से हम 1 की हेल्प की ज़रूरत है, तो हम 0 से 1 तक की लेंथ की एक वो ले लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, और जो ये बी पॉइंट है 1 सेंटीमीटर का, हमने कहा √2 की हेल्प के लिए, √2 बनाने के लिए हमें 1 की हेल्प पड़ेगी, 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने 1 को यहाँ लिया, और 1 पे हम क्या करेंगे? आप डी से बना सकते हो, आप कंपास से बना सकते हो, हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। आप डी की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूँ, आप डी से बनाना। ठीक है, अब ये बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान रखना, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। आप जितना आपने 1 यूनिट लिया है ना, ये लेंथ ली है आपने 1 यूनिट, इतनी आप कंपास खोल लो। ठीक है, कंपास नहीं खोलना चाहते हो तो स्केल से ले लो, क्योंकि आपने स्केल से ही इक्वल इक्वल मेजरमेंट ली है। तो देखो, स्केल से भी ले सकते हो आप, आपको पता है ना, आपने इतने 1 यूनिट ऐसे ली है, तो यहाँ से लेके ये 1 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी कितना है? 1 यूनिट है। उसके बाद हम क्या करते हैं? ए को सी से मिला देते हैं। जो ये पहला पॉइंट था उसको किससे मिलाया? सी से मिलाया। अब क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ऐसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लिख सकते हो कैसी ट्रायंगल है ये? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तीनों में से कोई 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हो ना, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रीजन लिख दोगे किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी कैपिटल रखोगे। ठीक है, यहाँ पे पी है। अब हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? ए सी है। बेस क्या है? ए बी है। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है। ए बी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बी सी भी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया? 2। स्क्वायर वहाँ जाके साइड में जाके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। ये जो ए सी है ये कितना बन गया भाई? √2 बन गया। ये आई √2। हमें तो इस नंबर लाइन के ऊपर दिखाना होता है √2 को,
तो देखो कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, इतनी लेंथ खोली अपनी पेंसिल की, और यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ पे लेके आना है। तो देखो आपने कंपास की लेंथ इतनी खोली है, तो ये √2 है ना बेटा। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगी तो इसका मतलब ये जो यहाँ से ए से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, √2 होगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ लेके आए तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। तो ये पी पॉइंट जो है यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, √2 होगी। ठीक है, तो ऐसे हमने √2 को नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया। समझ में आ गई आपको बात। अब हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसे ही क्लियर होगी ना बेटा। √2 की है बनाने के लिए हमने वन, मतलब आप ये कह सकते हो कि √2 के लिए हमने √1 की हेल्प ली। √1 कितना होता है, 1 होता है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ भी कितनी ली, 1 यूनिट ली। ठीक है, उसको परपेंडिकुलर को हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से मिला दिया, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ट्रायंगल बन रही है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसका हाइपोटेन्यूज निकाल देना है। हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ उतनी ही आ रही है जितना हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, √2। तो √2 को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। क्लियर है बेटा। अगर आपको √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, देखो हमने कहा √2 के लिए हम √1 की हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसे पहले वाला जो भी स्क्वायर रूट है। तो √3 के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, √2 की हेल्प लेंगे। तो मीन्स हमें पहले नंबर लाइन के ऊपर √2 दिखाना पड़ेगा, देन हम √3 दिखा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। क्या, हमें नंबर लाइन लेनी है, और उसको मैं एक बार बना लेती हूँ। को हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें √3 को दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो √3 के लिए हमें √2 की हेल्प चाहिएगी, और √2 के लिए हमें 1 की हेल्प चाहिए होती है। तो 1 ये रहा हमारा। ठीक है, तो 1 ये है, तो 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसके साथ हमने कितना लेना है, हमने बताया था परपेंडिकुलर आप हमेशा 1 यूनिट लोगे, जितना आपने यहाँ पे डिस्टेंसेस ली है उतना ही लोगे आप। ठीक है, अब अगर आप इसको ए नाम दे रहे हो, इसको बी नाम दे रहे हो, पीछे हमने इसको सी नाम दिया था। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको इससे मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो हम पीछे भी करके आए थे। फिर क्या किया था, हमें पता था कि ये 1 है, ये 1 है, तो पीछे निकाल के भी आए हो आप। ये कितना था, √2 था। √2 की लेंथ अगर हम लाइन के ऊपर देखते हैं, हमने √2 जितनी लेंथ खोली, और ये क्या किया, हमने कंपास से यहाँ पे निशान लगा दिया। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो हमारा पॉइंट आया है, जिसको हमने क्या नाम दिया, पी नाम दिया, ये कितना है, √2 है। ठीक है, अभी √2 ही बनाया है, जो हम पीछे भी बना चुके हैं। तो अब इसका क्या करना है, √3 के लिए हमने कहा √2 की हेल्प चाहिएगी। तो √2 की हेल्प कैसे चाहिएगी, √2 के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने 1 पे किया था। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पेंसिल से ही कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमने कितना बताई थी, परपेंडिकुलर की लेंथ तो आपको हर बार 1 यूनिट ही लेनी होगी बेटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका, इसको नाम दे दो आप डी। ठीक है, अब क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट था जिससे हमने सी को मिलाया था, उसी से हमें अब किसको मिलाना है, डी को मिलाना है। ठीक है बेटा, एक ओ से किसको मिला दिया हमने, 0 से जिसका नाम दिया था, ओ ए नाम दिया था, उसको हमने किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं अगर हम, तो ये ए डी पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। कौन सी ट्रायंगल हो गया आप, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिख लेते हैं। उसमें भी वही कहोगे आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AD है, बेस कितना है, AP है, और परपेंडिकुलर क्या है, PD है या DP कहो। ठीक है, AP ये वाला एरिया आपका, जो कि कितनी है वैल्यू, √2, इसका स्क्वायर, DP कितना 1, √2 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा 2, ये 1 आ गया। AD का स्क्वायर इक्वल्स 2, तो नहीं 2 + 1 3, तो AD कितना आ जाएगा, √3। ठीक है बेटा, ये AD कितना आ गया आपका, √3। अब क्या करेंगे, ए से डी तक की कंपास खोल लेंगे, और हम ऐसे करके आर्क लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो खोलो, यहाँ पे हमें पता चल गया AD हमारा √3 है। तो ए से लेकर डी तक की हमने कंपास, नहीं सी, हाँ डी पॉइंट है ना ये, यहाँ तक की कंपास खोल ली, और ये हमने इस लाइन के ऊपर निशान लगा दिया। इसको आप नाम दे दो Q। ठीक है, और ये Q पॉइंट कितना आ गया आपका, √3 आ गया। ऐसे हमने नंबर लाइन के ऊपर √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बेटा बात। आगे देखो, √3 के बाद क्या आता है, √4 आता है, और 4 का रूट तो 2 होता है। तो 2 को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल ईजी है, 0 -1 1 2 3 ऐसे रहा होगा, तो ये रहा 2 हमारा। तो 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने।
अब बारी किसकी आती है, उसके बाद अंडर रूट 5 की आती है। तो अंडर रूट 5 से पहले स्क्वायर रूट किसका निकाला आपने, 4 का स्क्वायर रूट निकाला, मीन्स 4 के स्क्वायर रूट की हेल्प चाहेगी। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 की हेल्प मिलेगी हमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रफली ही बता देती हूँ अब आपको समझ में आ गया ना। और आपके पेपर में √2, √3 और √5 से एक्स्ट्रा नहीं आएगा कोई भी नंबर, इन्हीं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, हम ऐसे करके निशान लगा लेते हैं। ठीक है, मैं -1 कर दूँ यहाँ, 0 1 2 3 ऐसे करके हम नंबर लाइन पे नंबर्स ले लेते हैं। हमने कहा 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 से पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है उसकी हेल्प लेंगे, मीन्स 2 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो मीन्स 2 यूनिट लेंगे, हमारा आधार, हमारा जो बेस है वो 2 यूनिट रहेगा। इसको हमने ए ही नाम देना है, इसको हमने बी नाम देना है। तो जो पॉइंट हमें जिसकी हेल्प चाहिएगी हमें, उस पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी, 1 यूनिट ही लेनी है। ऐसा नहीं करना कि बेस अगर 2 यूनिट लिया है तो जी परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट लेंगे, नहीं, परपेंडिकुलर आपका हमेशा 1 यूनिट रहेगा। और जो बेस है आपका अब वो कितना हो चुका है, 2 यूनिट हो चुका है बेटा। ठीक है, इसको आपने सी नाम दिया। अब ए को आप क्या करोगे, सी से मिलाओगे। ठीक है, ऐसे हमने ए को सी से मिलाया, तो अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC, उसमें भी वही करोगे आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। और हाइपोटेन्यूज किसको कहा था हमने, AC को कहा था, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया, 5। यहाँ से AC कितना आ जाएगा भाई, √5, मीन्स ये AC जो है ये कितना आ गया, √5 आ गया। अब ये √5 आ गया, हमें यहाँ थोड़ी दिखाना है, हमें तो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो वही बात, हम कंपास खोलेंगे कितनी, AC जितने लेंथ की, और ऐसे खोल के हमने क्या करना है, ऐसे करके आर्क लगा देनी है, एक चाप लगा देनी है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, जो कि कितना है, √5 है। मीन्स हमें पता भी चल गया कि √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। इस तरह से आपको जितने भी नंबर्स दिए हो ना बेटा, आप सारे नंबर्स का को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। अगर आपको √6 दिखाना हो तो √5 की हेल्प लेनी पड़ेगी, √7 दिखाना है तो √6 की हेल्प लेनी पड़ेगी, √8 दिखाना है तो √7 की, लेकिन आगे इतना आएगा नहीं। ठीक है, और √9 तो 3 ही होता है। √10 दिखाना होता है तो आप 3 यूनिट तक की लेंथ ले लेते, उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। ठीक है, बेस आपका 3 हो जाता, परपेंडिकुलर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, √10 आ जाती है आपके पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ। इस ढंग से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखो बेटा, नहीं 2 है ये, 3 नहीं। स्टेट whether the following statement are true or false, justify your answer. First one is every irrational number is a real number. हम एवरी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना, हमने पढ़ा है कि रियल नंबर जो होते हैं उनको सबको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और इरेशनल नंबर को अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आए ही हैं, है ना। √2 √3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया ना। तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो हम नंबर 1 स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। ठीक है, सेकंड में कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नंबर लाइन के ऊपर कह रहा है कि हर एक नंबर √m की फॉर्म में होता है, और m नेचुरल नंबर होता है। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर तो वही 1 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे। ठीक है, और √m में तो वही बात, 1 भी आ गया, √2 भी आ गया, √3 भी आ गया, सारे आ जाएंगे। इसने कहा कि हर एक नंबर, नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर ऐसा होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले में तो हम मान भी लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट भी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन माइनस वाले नंबर्स भी तो होते हैं ना नंबर लाइन के ऊपर, तो हर एक पॉइंट इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता ना बेटा। इट मीन सेकंड जो आपका पार्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो आप ये देखो, अब मान स्पेशल हम 2 ही ले लेते हैं, 2 एक रियल नंबर है। ठीक है, 2 रियल नंबर तो है, लेकिन क्या 2 इरेशनल है, नहीं, तो रैशनल है। ठीक है, √2 होता है ना इरेशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, हम ये कह सकते हैं हाँ एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट है ना। इसमें कहा था इरेशनल नंबर हर इरेशनल रियल होता है, लेकिन हर रियल इरेशनल तो नहीं होगा ना बेटा। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड हम पीछे करके आए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी है ना। तो √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपका, बस उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है बेटा। देयर डेसिमल एक्सपेंशन, 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन जो है उससे हम बता पाएंगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं लाइक 10/3, ठीक है। अगर हम 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं तो आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो कितने बजाएगा 3 पे, 3 3 ज़ा 9 बचा 1। अब पॉइंट के बाद अगर आप 0 0 0 ऐसे लगाते हो तो ये 0 उतारा आपने, पॉइंट लगाओगे फिर कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, फिर आगे फिर 0 लोगे आप, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बच रहा है, फिर 0 लगाओगे, तो ऐसे तो ये 3 3 3 3 ही आता जाएगा, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना। कोई और नंबर ले लेते हैं लाइक 7/8 ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा शुरू में ही, कितने पे जाएगा 0, शुरू में पॉइंट से पहले 0 लगाओगे ना। 8 8 ज़ा 64, कितना बचा 6 बचा। फिर आगे से क्योंकि पॉइंट क्या था, आप कितने भी जीरोज लगा सकते हो ना, 0 उतारा, कितने पे जाएगा 8 7 ज़ा 56 बचा 4, फिर 0 उतारोगे 8 5 ज़ा 40, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स पूरा ही ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं लाइक 1/7। हम क्या करें, 1 को 7 से डिवाइड करते तो शुरू में ही पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, कितने पे गया 1 पे गया, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 2 बचा, फिर ऊपर से 0 उतारोगे आप, कितने बजाएगा 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 6, फिर 0 लिखोगे, 7 8 ज़ा 56, कितना बचा 4, फिर 0 लगाओगे, 7 5 ज़ा 35, कितना बचा 5 बचा, फिर 0 लगाओगे, 7 7 ज़ा 49, 1 बचा, 1 तो वैसा ही आ गया जो स्टार्टिंग में था, मीन्स फिर से रिपीट हो जाएगा आपका, है ना। ये ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो 1 4 2 8 5 7 कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। देखो इस वाले फर्स्ट वाले केस में 10/3 वाले केस में आपका रिमाइंडर जो था वो हर बार कितना बच रहा था, पहले 1 था, फिर 1 1 1, तो आपका रिमाइंडर हर बार 1 1 1 1 1 बचता जा रहा था, ठीक है। और डिवाइज़र कितना था, डिवाइड किससे कर रहे थे आप, 3 से कर रहे थे। 7/8 वाले केस में जो रिमाइंडर था वो क्या आया था, देखो ध्यान से, 7/8 वाले में शुरू में तो 7 था ही था, उसके बाद आपका रिमाइंडर बचा 6, उसके बाद बचा 4, और फिर क्या आ गया 0 आ गया, कहानी ख़त्म होगी, ठीक है। 1/7 वाले केस में देखो आप, 1/7 जो वाला केस था, इसमें अगर आप रिमाइंडर की बात करते हो तो रिमाइंडर देखो क्या आ रहा था, पहले 3 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर 6 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, 3 2 6 4 5 1, ठीक है। 1 आने के बाद जब आप फिर से डिवाइड करते तो क्या आना था, 3 आना था, फिर से 2 आना था, 6 आना था, 4 आना था, 5 आना था, फिर से 1 आ जाना था। तो इस ढंग से आपका ये रिमाइंडर चलते ही रहते, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में भी रिमाइंडर सेम आ रहा था, बार बार चले जा रहा था। सेकंड वाले केस में रिमाइंडर 0 आ गया, कहानी ख़त्म। थर्ड वाले केस में रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, लेकिन एक स्टेप के बाद 3 2 6 5 6 4 5 1 के बाद फिर से आपका सेम आ गया था, ठीक है। तो उसमें कुछ ये था कि कुछ नंबर्स के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा था, ठीक है ना बात। तो यहाँ से हमारे पास 2 केस आ गए बेटा, कि या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, या आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन वो जो रिमाइंडर है कुछ टाइम बाद, कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 आता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसको बोला जाता है शांत, ठीक है, शांत नहीं शांत, स इस वाला शांत, ठीक है। और जहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है कुछ स्टेप के बाद, वो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, शांत तो नहीं है ना, वो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा है वो, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और ये भी क्या हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी कई बार ऐसा होता है, या तो आपका रिपीट होता है नंबर या रिपीट नहीं होता, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, आप इसको रिपीटिंग भी कह सकते हो और रेकरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। नो, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, कि आपका
वो जो रिमाइंडर है, या आप क्वोशंट में बोल सकते हो, आपकी क्वोशंट में जो नंबर आ रहा है वो कुछ टाइम बाद, कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। और जो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स को ही हमने डेसिमल एक्सपेंशन में किया ना, तो रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो होंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, या क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, रिपीटिंग आप ध्यान रख लोगे, लेकिन लिखना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है बेटा, ठीक है। अब कहीं पे ऐसा भी तो होगा ना कि रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर अगर है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगा तो वो रैशनल रहेगा नहीं बेटा, वो इरेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे, या तो आपको कोई रैशनल नंबर दे रखा होगा, जैसे कि 1/2 दे दिया, इसमें पूछेगा कि आपसे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन से बताओ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास, जैसे हमने अभी पीछे एक नंबर किया था 10/3 वाला, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा था, 3.33333 ऐसे आ रहा था। तो ऐसे नंबर्स को ये बोलता है, आपको ऐसे दिया मिलेगा, अब ये कहेगा कि इस नंबर को ना आप इसमें रैशनल नंबर के फॉर्म में, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। क्या क्वेश्चन कैसे मिलेगा, एक्सप्रेस 3.3333 इन दी फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ये x है जिसकी वैल्यू क्या है, 3.3333 है, ठीक है। अब ये 3333 जो है इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, ध्यान रखना शुरू में नहीं, डेसिमल के बाद हमने देखा कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ 3 हो रहा है ना, तो हम उसको 3 के ऊपर ऐसे बार लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पूरे के ऊपर बार लगेगा, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो 2 के ऊपर बार लगेगा, 3 रिपीट हो रहे तो 3 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो हम इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि एक्सप्रेस 3.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो आप बार को हटा के नंबर को ऐसे लिख लोगे कि x इक्वल्स 3.33333 अप टू इन्फिनिटी, जैसे भी लिखो। अब आपको क्या करना होता है, ये देख लेते हैं कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने जीरो वाला नंबर, मीन्स 1 के साथ 0, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक जीरो वाला नंबर मीन्स 10। तो हम क्या करेंगे, 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों किया, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था, 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या आ गया, 10x। और यहाँ पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक बार बेटा, 3.3333 ऐसे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल जो है एक पॉइंट आगे से रख जाता है, ये 33.333333 ऐसे बन जाता है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो कोई सिंपल सा नंबर ले लो, मान लिया 4.325 है, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 343250 ऐसे बना ना नंबर, तो 4325 को 10 से करते तो ऐसे ही बनता। डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 3 के बाद, तो अभी भी 3 के बाद ही लगाएंगे, तो यहाँ आ गया, तो 43.250 बन गया, मीन्स हमारा डेसिमल एक पॉइंट आगे चला गया, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, हमारा 3.333 था तो ये क्या बन गया, 33.33333, कितने बार भी लिख लो 3 को बाद में, ठीक है। इसको हम फर्स्ट में जो हमें दे रखा था इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, और ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ इक्वेशन 1 को, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, ध्यान रखना है। तो वहाँ पे 3.3333 था, तो 3 तो यहाँ आएगा और बाद वाला 3333 यहाँ आएगा। ये इक्वेशन कौन सी आपकी 1 है। आपको अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दो भाई, 10x माइनस एक्स कितना आएगा, 9x आएगा। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद वाले तो सारा सेम है ना, तो पीछे तो 0 ही आएगा। 33 में से 3 गया तो कितना बचा, 30 बना, ठीक है। यहाँ से x 9x हमारे पास आ गया 30, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/9। अब आप इसको काट सकते हो, 3 से 3 10 ज़ा 30 और 3 3 ज़ा 9, x कितना आ गया 10/9।
3। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर जो 3.3 बार था जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था वो कितना आ गया, 10/3 आ गया। ठीक है ना बेटा, और 10/3 ही तो था, हमने देखा था शुरू में, हमने तो खुद डिवाइड करके देखा था ना, ये आ रहा था। हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया, अगर ये दे रखा तो इसे 10/3 कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमारा स्टेप ये है बेटा, ध्यान रखना है जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, सेकंड तुमने मल्टीप्लाई करके निकाली, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, वहाँ से अपने आप ही निकल जाएगा x। x ही तो हमने माना था, 3.33 को हमने x ही तो बोला था, x की वैल्यू 10/3 आ गई, इट मीन्स 3.3 बार की वैल्यू 10/3 आ गई, यही निकालना था। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं बेटा। ओके, एक्सरसाइज 1.3 में देखो बेटा क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। 36/100 है, तो आपको तो पता है ना 100 को हटाने के लिए आप नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद पीछे से डेसिमल लगा देंगे, 0.36 बन गया। डिवाइड करोगे तो भी 0.36 ही आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। आप 36 को 100 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 1/11 है, तो 1/11 है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 को 11 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। पॉइंट क्या, 0 0 0 लगा दो, तो शुरू में ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। 11 9 ज़ा 99। अच्छा, आपको एक ज़ीरो और लेनी पड़ी, तो यहाँ पे ज़ीरो और आएगा ना, 1 से 1 पे जब लेके गए नहीं गया, नहीं जाने के नाम की ज़ीरो होती है। ठीक है, पॉइंट के बाद का जब नंबर इंक्लूड किया तब भी नहीं गया, नहीं जाने के नाम की ज़ीरो होती है। फिर हमने 2 डिजिट्स को इंक्लूड किया ना, तो इसलिए पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्वोशंट आया 9, 11 9 ज़ा 99, माइनस किया 1 आया, फिर ज़ीरो उतारोगे नहीं जाएगा, नहीं जाने के नाम की ज़ीरो, फिर ज़ीरो उतारोगे, 11 9 ज़ा 99, फिर 1 आया, फिर ज़ीरो उतारोगे, नहीं जाने के नाम की ज़ीरो, फिर ज़ीरो उतारोगे, फिर 9 ज़ा 99, ऐसे करते ये तो सेम आता जा रहा है ना। मीन्स यहाँ से क्या आ रहा है आपका, जो इसकी वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.09 बार। ठीक है, क्योंकि 090909 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 1/11 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है डिजिट, इसलिए क्या हो गया ये रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बेटा बात। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, 4 8 32 प्लस 1 33/8। क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 ज़ा 32 बचा 1, पॉइंट के बाद जितनी ज़ीरो लगाना चाहो लगा लो, 4 2 ज़ा 8 बचा 2, फिर ज़ीरो लगाओगे तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। मीन्स 33/8 जो है वो कितना आ गया, 4.25 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा, रिमाइंडर ज़ीरो, कहानी ख़त्म। तो मीन्स ये क्या आ गया आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट में दिया बेटा 3/13, तो हम 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं शुरू में ही। ठीक है, 13 2 ज़ा 26, कितना बचा 4, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 13 3 ज़ा 39 बचा 1, फिर ज़ीरो लगाएंगे तो नहीं जाने के नाम की ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, 13 7 ज़ा 91, कितना बचा 9 बचा, फिर ज़ीरो लगाया, 13 6 ज़ा 78, कितना बचा 12 बचा, फिर ज़ीरो, 13 9 ज़ा 117, कितना बचा 3, 3 बच गया, तो 3 तो शुरू में ही था, इट मीन सेम प्रोसेस रिपीट होगी हमारी। देख भी लो आप एक करके, ज़ीरो किया तो 13 2 ज़ा 26, फिर 4 बचा, देखो सेम आ रहा है ना। उसके बाद तो मीन्स आपने क्या देखा कि जो 230769 है वो रिपीट होगा, तो आपने लिखा 3/13 कितना बना, 0.230769, और पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात। अब फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया है, 2/11 दिया है, मीन्स हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो शुरू में ही पॉइंट लगा लिया, 0.11 1 ज़ा 11, कितना बचा 9, ज़ीरो पे गया ना, ज़ीरो उतारा, 11 8 ज़ा 88, 2 बचा, 2 बच गया, तो 2 तो शुरू में ही था, देखो फिर से करोगे तो 11 1 ज़ा 11 बच गया, 9 11 8 ज़ा
58 ऐसे चलता रहेगा आपका। तो मीन्स 2/11 क्या आ गया हमारे पास 0.18 बार। ठीक है, इट मीन्स ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट देखो इसका क्या दिया है, 329/400 मीन्स 329 को आपको 400 से डिवाइड करना है। 329 डिवाइड बाई 400, शुरू में तो नहीं जाएगा तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ा। ठीक है, 4 8 ज़ा 32 होता है, तो 3200 आ गया हमारे पास, 0 9 बचा, फिर 0 लगाएंगे तो 400 2 ज़ा या 4 4 2 ज़ा लगा लो 8, कितना बचा 100 बचा, फिर 0 लगा लेंगे, डेसिमल का कितने भी 0 लगा सकते हो आप। फिर 2 पे गया, कितना बचा 200 बचा, फिर एक 0 लगाओगे तो 4 5 ज़ा 20, तो ये पूरा पूरा ही कट गया आपका। ठीक है, तो हमारे पास 329/400 कितना आया, 0.8225। कहीं इस 2 को देख के कहो कि रिपीट हो गया जी, नहीं रिपीट थोड़ी हो रहा था, हमने लास्ट में देखा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बेटा बात। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, इसे बोला गया यू नो दैट 1/7 इक्वल्स 0.14287 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कि आपको 2/7, 3/7, 4/7 के लिए लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, उसके बिना आप बताओ कि भाई उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो देखो आपको 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, कितनी है 1/7 की, 1/7 आपको दिया है 0.14287। ठीक है, अब आपको देखो 2/7 निकालना है, तो इसको 2 इंटू 1/7 कर सकते हैं ना हम। तो 2 इंटू और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 0.1214287 है। बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 2 8 ज़ा 16 + 1 17, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास ये आ गया किसका, 2/7 का। ठीक है, अब 3/7 निकालना है तो 3 इंटू 1/7 कर दो। 3 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 14285 का बार। मल्टीप्लाई कर दो भाई, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 + 2 17, 3 8 ज़ा 21 + 1 22, 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। ठीक है, इसी तरह से आप 4/7, 5/7, 6/7 का भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता भी है। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ P/Q, या फॉर्म P/Q, P/Q की फॉर्म में करना है, जहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 0.6 बार। फर्स्ट पार्ट में आपको 0.6 बार दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, हम लेट कर लेते हैं x है 0.6 बार, और 6 बार का मतलब क्या है, 6 6 6 कितनी बार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, x की वैल्यू ये है। फिर क्या बताया था आपको कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। ठीक है, तो हम बोलते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बताओ कितने से करोगे, 10 से करना पड़ेगा क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है आपका। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो जब x को 10 से किया तो 10x आ गया, और जब इसको 10 से करेंगे देखो जितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही डिजिट आगे आपका डेसिमल सरक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6.666 आप कितनी भी बार लिख सकते हो इसको। ठीक है, वहाँ पीछे 3 बार लिखा इसलिए हम 3 बार लिख लेते हैं, आप 4 बार 5 बार कितने बार भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, ये काम मेन है। उसके बाद क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई सेकंड और जो हमें फर्स्ट दे रखी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब ऐसा लिखोगे तो आपको दोनों दोबारा से लिखनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे 2 - 1 करते तो 2 के नीचे ही 1 लिख सकते थे, तो कोई नहीं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6.66 बार है, और फर्स्ट क्या है, x = 0.666 है।
ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x माइनस एक्स 9x, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज तो सारी ही जीरो होगी, 6 माइनस जीरो 6 आ गया, 9x इक्वल 6, x आ गया हमारे पास 6/9, ये तो कट रहा है, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 2/3। x हमने किसको लिया था, 0.6 बार को लिया था, तो हम कहेंगे 0.6 बार इक्वल्स 2/3, हमें p/q की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, ये हो गया भी हमारा। क्लियर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसमें बोला गया है कि 0.47 बार को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स 0.47 बार। और ये 47 बार का मतलब क्या है, 47 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं हम। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर, तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, कितने जीरो वाला, 2 जीरो वाला, 2 जीरो वाला क्या होगा, 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई, x को 100 से किया तो 100x आ गया। और जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 100 से, तो क्या बताया था आपको, डेसिमल उतने ही पॉइंट आगे चला जाएगा, 2 जीरो वाले नंबर से कर रहे तो 2 पॉइंट आगे से रख जाएगा, एक से कर रहे तो 1 नंबर आगे चला जाता, तो अब कहाँ चला जाएगा पॉइंट, आपका 2 पॉइंट आगे, 2 डिजिट्स आगे, तो ये बन गया 47.4747, ऐसे कर दो आप, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देते हैं, ऐसे लिखोगे तो उसके नीचे ही लिख दोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x, और वो क्या थी 0.474747, तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के इधर क्या था 0 और पॉइंट के इधर क्या था 4747। अब आपको उतनी ही बार लिखना जितना यहाँ है, क्योंकि हमें पता है ना डैश का मतलब तो बहुत बार है, हम इक्वल टाइम रख लेते हैं दोनों के पास। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के बाद तो सेम डिजिट है, ये तो कहानी खत्म, 47 माइनस 0 47 आया, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स कितना बना 99x, ठीक है। तो ये बना 99x इक्वल 47, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 47/99, और x क्या था हमारा 0.47 बार था, तो वो आ गया 47/99, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बात। अगर ये x हमारा 0.47 बार होता, अगर 4.7 बार होता, तो देखो हमने x ले लिया, इसको हम इसको कैसे लिखेंगे 0.4777, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है ना, इसको इक्वेशन 1 कहा। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, एक जीरो वाला नंबर मतलब 10, कर दो मल्टीप्लाई भाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा एक नंबर आगे चला जाएगा, 4 के पास चला जाएगा, ये आ गया 4.777, ऐसे करते करते, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2 बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, पॉइंट के इधर है 0, यहाँ पे है 477, ऐसे करते करते कितनी बार भी लिख लो ये 1, सब्ट्रैक्ट करो भाई इसको, 10x माइनस एक्स 9x, और यहाँ पे कितना आएगा ध्यान से देखना, ये तो 0 आया, 0 आया, 7 माइनस 4 कितना है बेटा 3 आया, और 4 माइनस 0 4 आया, ध्यान रखना है। यहाँ से 9x इज इक्वल टू 4.3 आया, x की वैल्यू कितनी बनेगी 4.3/9, लेकिन हम तो p/q की फॉर्म में रखना, तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ये तो पॉइंट में आ गया, इसका पॉइंट हटाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगी नीचे, मतलब 90 बन गया, ठीक है, एक जीरो आ गई ना इसके नाम की, ये बना 90, x की वैल्यू आ गई 43/90, x क्या था 0.47 बार था, वो कितना आ गया 43/90, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है आपको। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो बेटा, 0.001 बार दिया है, तो हम लेट कर लेते हैं इसको x है, ये 0.001 बार, ठीक है। अब ये 0.001 बार है, इसका मतलब 001 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, इसको इक्वेशन 1 कहा, ठीक है। कितने डिजिट्स के ऊपर बार था, 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 3 जीरो वाला नंबर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 मीन्स 1000 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 1000x इक्वल्स, अब 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेसिमल 3 नंबर आगे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, तो ये तो सारे 0 0 0 ही हैं, 1 ही तो बचा यहाँ पे, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा वही 0 0 1 वही चीज़ तो आएगी इनफाइनाइटली मैनी टाइम। ये इक्वेशन सेकंड बन गई आपकी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, ये x, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा,
बाद में क्या है 001 001, तो 001 001 3 बार लिखो चाहे 30 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 0, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 1000x में से 1x माइनस करोगे, 1000 में से 1 गया तो कितना बचा 999, और यहाँ पे डेसिमल के बाद तो सारी वैल्यू सेम ही है, इधर कितना आया 1, तो ये आ गया 999x इक्वल्स 1, तो x हमारे पास आ गया 1/999, और x क्या था बेटा 0.001 बार था, वो क्या आ गया 1/999, p/q की फॉर्म आ गई, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि 0.99999 को इन दी फॉर्म ऑफ p/q करो, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, लेट कर लिया, x है 0.999, ठीक है। ये 9, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो 9 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, बाहर से पता चल जाता है ना कि हमने कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 0.999 आ गया, एक डिजिट वाला, एक बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 कर दो भाई, ये आ गया 10x, एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक पॉइंट आगे सरक गया हमारा, ये बना 9.99999, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इक्वल 0.99, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखना अब आंसर क्या आएगा आपका, 10x माइनस एक्स 9x, और यहाँ पे क्या आया 0 और ये बचा 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया बेटा 9/9, जो कि कितना बना 1, ठीक है। तो मतलब 0.9 बार कितना बन गया 1 ही बन गया, 1/1 लिखना चाहो 1/1 लिख दो, ठीक है। अभी से पूछा आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, बिल्कुल सरप्राइज हो गए, ठीक है। 0.9999 बिल्कुल 1 के इक्वल ही तो है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेसिमल ना, इसका p/q की फॉर्म 1/1 आ गई बेटा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में आता है, फिफ्थ भी नहीं आता। इसमें क्या बोला गया है कि 1/7 को ना डिवीजन की फॉर्म करके देखो, और ये देखो कि कहाँ तक जाके इसमें रिपीटेशन होती है, कितने ब्लॉक में होती है, तो आप आराम से कर सकते हैं बेटा। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7th भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पेपर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि करें इसको, तो 7th में आपको अपनी तरफ से कुछ भी नंबर लिख देना, 1.2301 जो भी आपके दिमाग में नंबर आए, कहीं पे 2, कहीं पे 0, कहीं पे 1, कहीं पे 8, कहीं पे 5, कहीं पे 9, कुछ भी ऐसा कर दो कि रिपीट ना दिखे हमें नंबर, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को तो हम बोलते हैं ना कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आ जाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आपके, इसमें आपका फर्स्ट सम इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड सम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एट्थ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, और लास्ट वाले में आपको क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर में। तो एट्थ देख लो एक बार, इसमें बोला गया कि 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करो बिटवीन द रैशनल नंबर्स, यहाँ पे इरेशनल नंबर निकालने, ध्यान रखना, रैशनल तो हम पीछे निकालना सीख के आए थे, कैसे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले नंबर्स का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके बीच के कोई भी 4-5 नंबर्स आप उठा के बता सकते हो। अब इसने इरेशनल नंबर मांगे हैं, तो देखो कैसे निकाले जाएंगे, 5/7 है और 9/11 है, कैसे निकालोगे, देखो 5/7 एंड 9/11। अब इरेशनल नंबर निकालने हैं तो उनकी तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होती है, मीन्स आपको 5/7 और 9/11 की भी डेसिमल एक्सपेंशन देखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं शुरू में ही, 7 7 ज़ा 49 बचा 1, फिर 0 लगाओगे, 7 1 ज़ा 7 बचा 3, फिर 0 लगाओगे, 7 4 ज़ा 28, जब तक रिपीट नहीं होता तो देखना पड़ेगा ना हमें, 2 बचा, फिर 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 6 बचा, ठीक कर रहे हैं ना, कहीं देख लेना, कई बार जल्दी में गलती हो जाती है बेटा, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, और 5 बचा, तो यहाँ पे 5 ही तो था, इतनी सारा प्रोसेसर फिर से रिपीट होगा, तो हमें पता चल गया हमारा नंबर 714285 का रिपीटिंग में आएगा, ठीक है। अब 9/11 की बात है, तो 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल करा हमने, 11 8 ज़ा 88, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 11 1 ज़ा
11 कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा तो फिर सेम रिपीट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ये तो देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 6 डिजिट तक आ रहा है तो यहाँ पे भी आप 6 डिजिट तक ले लो, मीन्स ऐसे आपका रिपीट होता चला जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जो 5/7 है वो आया आपका 0.714285714285 रिपीट होता चला जाएगा। जो 9/11 है वो कितना आया, 0.818181 ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको भी अगर आप छोड़ दो तो देखो यहाँ पे 71 आ रहा है और यहाँ पे 81 आ रहा है, तो 71 से 81 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, रैशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। आपको 3 इरेशनल नंबर चाहिए हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो 71 के बाद आप अगर 72 लिख दो, 71 के बाद 72 लिख दो, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नंबर लिख दो। मैं बोले जा रही हूँ लेकिन लिख पता नहीं क्या रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे रिपीट तो करने नहीं है डिजिट्स, तो कुछ भी हम अपने दिमाग में जो भी नंबर्स आए वो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लोगे, 72 से ही ले सकते हो आप। मैं 26580931162 कुछ भी ले लूँ। अगर आप 72 नहीं लेना चाहते हो, 73 74 75 कुछ भी ले लो, 80 तक चाहे 80 ले लो, 12531626598 कुछ भी ले लो। ऐसे आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, तो आप ऐसे ही कितने भी इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। क्लियर होगी बेटा बात। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, इसमें बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब अंडर रूट 23 है, 23 का स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा तो नहीं निकलता, ठीक है। अंडर रूट 23 है, अगर पूरा पूरा निकल जाता तो रैशनल बन जाता। अब ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर रूट 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। 15 को तो 15/1 लिख सकते हो। इट मीन्स ये कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट दिया है 0.3796, क्या ये रैशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि 3796 बाई कितना कर सकते हो, 4 अंकों के बाद है तो 4 0 लगा दो, तो बन गया ये p/q की फॉर्म। तो ये क्या बन गया आपका, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, 7.478478। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 478 रिपीट हो रहा है। तो हमने तो पढ़ा है ना, बार वाले नंबर जो होते हैं उनको तो हम p/q की फॉर्म में लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे लिख के थोड़ी दिखाएंगे, हमें सिर्फ क्लासीफाई ही तो करना था, तो हमने कह दिया ये क्या है, रैशनल नंबर है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1.101001 फिर 5 टाइम्स 0 फिर 1 ऐसे चलता जा रहा है। तो कोई कोई लॉजिक तो नहीं है ना, कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रही ना कहीं आपको कि मैम सिस्टम तो पता चल गया, हमें नहीं पता चला, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 भी होते तो भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रही ना बेटा। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। इट मीन्स कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है बेटा, करेंगे इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 8th क्लास में आपने ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर तो पढ़ा था, ठीक है। रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है। रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब हो सकती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, माइनस इरेशनल, मल्टीप्लाई इरेशनल और डिवाइड बाय इरेशनल। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर जो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। अगर उसमें आप कोई भी रैशनल नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे कि 2 रैशनल नंबर है, हम इसमें कोई इरेशनल नंबर √3 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसके इसमें ऐड होने से क्या होगा देखो। अब अगर मैं √3 की बात करूँ तो 1.732 आगे भी कुछ कुछ आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बना 3.732 समथिंग कुछ, जो कि नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो रैशनल में इरेशनल ऐड होने के बाद भी क्या बन गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, रैशनल में इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसकी वैल्यू
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होगी। इट मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल की अगर हम बात करें तो मोस्टली केसेस में वो इरेशनल ही बनेगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, अदरवाइज हमारा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी, हाँ अगर हम 2 को √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी क्या बनेगा आपका, इरेशनल ही बनेगा। और डिवीजन में भी आप ये कह सकते हो कि डिवाइड भी करोगे तो भी आपका नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि इरेशनल के साथ अगर सेम इरेशनल नंबर आ जाता है तब हमारा कुछ और हो सकता है बेटा। अदरवाइज आप रैशनल में इरेशनल ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चारों ही ऑपरेशंस जब आप रैशनल और इरेशनल के करते हो तो वहाँ से आपके पास नंबर इरेशनल ही आएगा बेटा, फॉर श्योर। ठीक है, बिल्कुल इरेशनल आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा? अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 1.4 देखो बेटा, इसमें आपको बोला गया है कि जितने भी नंबर्स नीचे दे रखे हैं इनको रैशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो 2 रैशनल है माइनस √2 इरेशनल है, तो हमने पढ़ा था रैशनल माइनस इरेशनल आपका हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो ये इरेशनल होगा। यहाँ वाले किस में देखो क्या होगा, क्या ये इरेशनल होगा क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल है, नहीं क्योंकि √23 प्लस का है और √23 माइनस का है। अब जब हमने इनको ऐड किया, ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, खाली 3 आ गया। 3 हमारा कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है बेटा। कहीं आप कहो कि मैम आपने तो कहा था कि रैशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ एक और इरेशनल था जब वो कट गए तो बेटा सिर्फ 3 बचा ना, आप 3 को इरेशनल थोड़ी बोल सकते हो। यहाँ वाले केस में देखो √7 से √7 कट रहा है तो ये 2/7 आ रहा है, और 2/7 कैसा नंबर होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पे 1/√2 है, नीचे √2 की टर्म आ गई, ऊपर रैशनल नीचे इरेशनल, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल ही बोलेंगे। जब इरेशनल अगर नंबर हमारे पास बच गया है तो नंबर पूरे को इरेशनल बना देता है वो। इरेशनल कहीं भी रह गया तो पूरा नंबर ही इरेशनल हो जाएगा। पाई हमारा इरेशनल होता है, तो 2 इंटू पाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है, आप 22/7 करके देख लेना। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो 22/7 होता है, ये तो रैशनल फॉर्म में होता है। नहीं बेटा, 22 को 7 से डिवाइड, ये तो हम ना जब वो अपने सम करते हैं अपने इसमें 3D ज्योमेट्री वगैरह में जिसमें आपके ये एरियाज वगैरह आते हैं, वॉल्यूम वगैरह आती है, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज पूरी पूरी वैल्यू नहीं आती। यहाँ से नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर आता है हमारा। तो पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया, हमारा इरेशनल नंबर ही आया। ठीक है, उसके बाद है भाई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की सम्स। तो देखो क्या कहता है इसमें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप करके आए हो 7 से करना शुरू कर दी थी आपने ये चीज़ें। तो देखो कैसे क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, इनकी उन 2 नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले 3 को इनसे मिलाओगे, जैसे आप ये देख लो ना, किन्हीं 2 बंदों के घर कोई 2 बंदे गए हैं, तो ये जो कोई भी 2 बच्चे लगा लो आप, कोई 2 बड़े लगा लो, तो ये जो 3 है किसी के घर जाएगा तो पहले दोनों से मिलेगा ना, फिर √3 का नहीं मिलेगा, √3 भी मिलेगा। तो मीन्स क्या कहा मैंने, 3 जो है इन दोनों से मिलेगा, तो 3 पहले 2 से मिला, 3 इंटू 2, साइन प्लस का तो प्लस, फिर 3 किससे मिलेगा, √2 से मिलेगा, तो 3 इंटू √2, 3 2 से भी मिल चुका है, 3 √2 से भी मिल चुका है। अब उसका √3 की बारी, √3 2 से मिलेगा, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, तो √3 2 से मिला, प्लस प्लस फिर √3 किससे मिलेगा, √2 से मिलेगा। क्लियर है बेटा बात? अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2 ही रह जाएगा, 2 को √3 से करेंगे तो 2 √3 रह जाएगा। इरेशनल को इरेशनल से करते हैं तो इरेशनल ही आ जाता है, ये बन जाता है √6। ठीक है, क्या इनमें कोई लाइक टर्म्स हैं? नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √6 है। जैसे कि आप x में y में z नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे ही √2 में √3 नहीं ऐड होगा, √6 ऐड नहीं होगा। तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा। तो क्या हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 2 टर्म्स थी, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 4 टर्म्स आनी चाहिए थी तो बिल्कुल 4 आ रही थी। आगे लाइक टर्म्स अगर आ जाती तो ऐड होके कम भी हो सकती थी, लेकिन शुरू में आपके पास 4 टर्म्स ही आनी चाहिए थी क्योंकि 2 यहाँ थी 2 यहाँ थी। बात समझ में आ गई बेटा? अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में 3 + √3 3 - √3 दे रखा है। देखो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो 7th से ही,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगाना इतना ज़रूरी है भी नहीं। बात वही आ जाती है, दो बंदे किन्हीं दो के घर आए हैं तो पहले ये 3 इन दोनों से मिलेगा, फिर ये √3 इन दोनों से मिलेगा। सिंपल तरीके से कर लो, 3 को 3 से मिलाओगे, 3 इंटू 3, 3 प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 किससे मिला, √3 से मिला। 3 का काम खत्म। अब √3 मिलेगा, प्लस 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 √3 पहले किससे मिलेगा बताओ, 3 से मिलेगा, फिर प्लस माइनस माइनस, √3 किससे मिलेगा, √3 से मिलेगा। 1 2 3 4, 4 टर्म्स आई, और यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, तो 4 ही बनना था। ठीक है, अब 3 3 कितना होता है 9, माइनस 3 को √3 से किया तो 3 √3 आ गया। यहाँ पे भी 3 को √3 से किया तो प्लस का 3 √3 आ गया, माइनस √3 इंटू √3 √9 आ गया। ठीक है, अब माइनस √3 प्लस √3 सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, माइनस करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ आया 9, और √9 कितना होता है 3 होता है, 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है ना, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, तो यहाँ पे आंसर आपका 6। अब आंसर तो सिंगल डिजिट में भी आ सकता है ना बेटा, कहीं कहो कि मैम आपने तो कहा था 4 नंबर्स आने चाहिए थे, 4 टर्म्स आनी चाहिए थी, 4 आई थी, लेकिन अगर कोई लाइक टर्म्स है तो कट सकती हैं आपकी, माइनस हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास सिंगल डिजिट में हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो है उसमें बोला गया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आइडेंटिटी लगानी ज़रूरी है भाई आपको। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a जो है आपका √5 है और b जो है वो √2 है, तो कर दो भाई √5 प्लस √2 का स्क्वायर, a की जगह √5 करेंगे, स्क्वायर रूट का दो कोई बात नहीं, b को स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे, प्लस 2, a हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, b हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, पता होगा आपको, ये 5, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 2, प्लस 2 √5 को √2 से किया तो √10 आ गया। 5 प्लस 2 लाइक टर्म्स हैं, तो ये बना 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो √5 माइनस √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे भी बोलना चाहो आप। यहाँ पे भी वही बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लगाना चाहते हो तो लगा लो, देखो वहाँ हमने नहीं लगाया था, यहाँ मैं लगा के बता देती हूँ क्या बनाया हमने फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लो, क्योंकि इसमें पहले माइनस लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, बी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसका क्या करना है स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √2 है, उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, काट दिया, यहाँ पे ये आ गया 5, यहाँ से आया 2, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ भी कभी पेपर में नहीं आता, फिर भी अगर आपको होगा तो मैं करवा दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, आपको आगे कभी भी जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये चीज़ें आपके पास आती ही रहेंगी लाइफ में, तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1/√7 है, वैसे तो इसने खुद ही बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये ना भी कहता, सिंपल कहता कि सिंप्लीफाई करो इसको, तो भी हम क्या कहते देखते कि देखो अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसमें नीचे डिनोमिनेटर में हर जिसको बोलते हो आप, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो हम नीचे कभी भी टर्म को स्क्वायर रूट में नहीं रखते, तो हम रैशनलाइज करते हैं, हम लिखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, अगर नीचे हमारा सिंगल इरेशनल नंबर है, सिंगल स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या कहा, अगर सिंगल नंबर है तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आगे फिर यूज़ होगी ये बात। अगर सिंगल नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं जी, √7 से √7 कट के तो यही रहा, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालना ना। जब भी करेंगे ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी किया, ये आ गया √7, और नीचे √7 मल्टीप्लाई √7, या तो आप √49 लिख लो, या आपको पता है √7 × √7 तो 7 होता है। ठीक है,
अंडर रूट 7, या ऐसे कर दो अंडर रूट 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया अंडर रूट 7/7, स्क्वायर रूट नीचे कट गया, तो बस हमारा सिंप्लीफाई हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? सिंगल नंबर अगर है तो हम उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वहाँ पे 1/√7 माइनस √6 कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम करना तो हमें वही है, रैशनलाइज ही है। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, इसमें 1/√7 माइनस √6 बोला हुआ है, तो नीचे अंडर रूट अगर आ गया तो हमें रैशनलाइज तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिंगल नंबर अगर है तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। लेकिन सेकंड पार्ट में जब हमें दिखे कि जो नंबर नीचे दे रखे हैं, चाहे वो उनमें से कोई एक स्क्वायर रूट में है तो भी काम चलेगा, हमें रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो हम फिर किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से करते हैं, बस उसका निशान जो होता है ना, साइन जो होता है, उसे अपोजिट साइन ले लेते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, और अगर यहाँ प्लस होता है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। नीचे माइनस था तो हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? अब ऊपर तो हमारा सेम नंबर आ गया √7 प्लस √6, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। नीचे क्या आ गया ध्यान से देखो, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो नीचे अगर आप देखोगे, हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, जब भी आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे और अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो वहाँ पे आपके पास हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा बेटा, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो एक बार दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक बार दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, होगा ही होगा। अगर आपने माइनस था तो प्लस लिया होगा, प्लस था तो माइनस लिया होगा, तो सेम आएगा ही आएगा नीचे। तो कितना बना वहाँ पे, √7 प्लस √6 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए हमारा √7 है तो √7 का स्क्वायर, और बी हमारा क्या है √6, तो √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया √7 प्लस √6 बाई कितना आया 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिखना चाहो तो लिख दो, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा आपको? अब नेक्स्ट पार्ट देख लो, यहाँ पे दिया है 1/√5 प्लस √2, यहाँ भी आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करो, कितना आएगा 1/√5 प्लस √2 है, तो किससे करोगे, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, ठीक है जी। और ऊपर क्या आया, √5 माइनस √2 ही आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। नीचे आपका हमेशा क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर दो यहाँ पे, a मतलब √5 का स्क्वायर, b मीन्स √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, कितना आ गया √5 माइनस √2, नीचे आया 5 माइनस 2, कितना बना 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बना आपका 3, तो यही हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गया आपको बात? फोर्थ पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ तो फोर्थ पार्ट भी सेम ही है बेटा, बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, अगर कुछ भी दिया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अगर आपको, हेलो बच्चों, चैप्टर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर्स, ठीक है। भी पावर्स अगर है हमारे पास किन्हीं नंबर्स की, रियल नंबर्स की, तो उनमें क्या लॉ यूज़ करते हैं हम, तो ये आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो बेटा। सपोज करो कि हम करें कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट। मल्टीप्लिकेशन है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं बेटा, वो m प्लस n हो जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, तो सपोज कर लेते कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, आपको अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा करना है, तो कैसे करोगे, देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साथ में 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना बना, 2 की पावर 7 बना, ठीक है। तो भाई हम इसको एक्सपेंड करके और ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ हमने देखा, अरे छोटी पावर्स है तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 14 होता तो हम ऐसे इतना एक्सपेंड करके कैसे लिखते। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि अगर हम डायरेक्ट इनकी पावर्स को ऐड कर देते तो उतना ही तो आ रहा था जितना हमने एक्सपेंड करके लिखा। तो हम डायरेक्ट, हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो हम 30 प्लस 14 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 44 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है पावर्स ऐड होने का रूल पता चल गया। यहाँ से क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन वाला,
ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर अगर n है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट होती हैं? यहाँ पे हमने ऐड कहा था, यहाँ पे ऐड क्यों हुई थी वो हमने देख लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों होगी वो भी देख लो आप। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स। लो जी, हमने कर दिया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। डिवाइड बाई 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब एक 3 से 3 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, मतलब 3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो कम पावर्स थी तो हमने लिख लिया, अगर ज़्यादा पावर्स होती तो क्या ऐसे एक्सपेंड करके फिर काटते हम? नहीं, हमने देखा कि डायरेक्ट अगर 5 में से 2 माइनस कर देते तो तभी तो यही आ रहा था। इट मीन्स हमें यहाँ से हमारे पास रूल निकल के आ गया कि अगर दो नंबर्स बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो ऐसे केस में उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज पावर की पावर। ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये m इंटू n हो जाएगा। इसके लिए भी हम देख लेते हैं। सपोज करो हमें वही 2 की पावर 3 उसकी पावर 2 अगर है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, उसकी पावर ऊपर 2 है, उसकी पावर 2 का मतलब क्या है, जो अंदर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक बार फिर 2 बार, हो गया 2 बार, तो देखो कितना आया, 3 बार ये 3 बार ये, तो 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है, अरे ये तो वही देखा हमने कि पावर को पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आ रहा था, तो इतना लंबा एक्सपेंड क्यों किया हमने? तो हमारे पास यहाँ से थर्ड रूल आ गया कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, फोर्थ रूल है हमारे पास ए की पावर m इंटू बी की पावर अगर m है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a इंटू बी की होल पावर m कर देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप देखो तो ये कर लो, 2 की पावर 3 है और 4 की नहीं 4 नहीं, यहाँ पे 5 ले लो, 5 की पावर भी कितना है, 3 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू करोगे, 5 को भी 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे आप, तो यहाँ पे आपने देखा 2 5 10, 2 5 10 और 2 5 कितना आ रहा है, 10 10 10 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो अगर हम बेसिस को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते और पावर बाहर कर देते तभी भी आ जाता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम नहीं है, पावर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और पावर इकट्ठी बाहर लगा देते हैं, दोनों के नाम की इकट्ठी, तो a इंटू बी की पावर m कर देते हैं। ठीक है, लास्ट और एक इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि किसी की भी पावर अगर 0 है, किसी की भी पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें सारी आप 8th क्लास में भी करके आए हो बेटा, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके पास नई चीज़ है यहाँ पे, एक्स जो पावर है वो माइनस में, जैसे कि अगर 1 बाई मैं a बाई बी ले लेती हूँ। ठीक है, a बाई बी की पावर अगर m है हमारे पास, या माइनस m है, मैं माइनस लिख लेती हूँ, तो हम क्या करें, बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, पावर का साइन चेंज करना है तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं। अगर 1 बाई ए की पावर कर मान लिया, 1 बाई ए की पावर माइनस m करते हैं, तो हमने क्या कहा, वो a की पावर m बन जाता है। कैसे, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन देखो एक बार, हम अगर वही करें 2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 2 की पावर 5 करते हैं, यहाँ से समझाऊंगी आपको थोड़ा सा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, 3 बार कटा तो ये आ गया 1 बाई 2 की पावर 2, आया ना। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिवीजन में जी अगर बेस सेम है ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आप करते 2 की पावर 3, ऊपर ले जाके 5 को माइनस कर लेते, तो ये बनाते हैं आप 2 की पावर -2। यही बनाते ना बेटा, हमने अभी पढ़ा था ना कि डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हमने 3 - 5 किया तो -2 आ गया। ठीक है, ये आया। लेकिन हमने जब इनको काटा तो ये 1 बाई 2 की पावर 2 आया। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम ही तो रही होंगी ना। मीन्स क्या कह रहे हैं हम कि 2 की पावर -2 जो है वो 1 बाई 2 की पावर 2 रहा होगा। पक्की बात है ना, क्योंकि हमने पूरा एक्सपेंड करके देखा है। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई 2 की पावर 2। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो ध्यान से, क्या फ़र्क रहा है इन दोनों में, 2 था, पावर माइनस में थी। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करा, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। वही तो हमने बताया कि अगर कोई पावर, किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हम नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं कर सकते ना बेटा। अगर आंसर निकालना है कि एक्सपेंड करो इसको, तो हम 2 की पावर -2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें नहीं पता चल रहा है, हमें माइनस में है ना, पॉजिटिव पावर होती तो भी तो एक्सपेंड करते हैं ना। तो 2 की पावर -2 को हमने क्या लिखा, 1 बाई 2 की पावर होल 2।
अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो बिल्कुल कि 1/2 इंटू 1/2 कर दोगे, कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक क्लियर होगी ना एक्सपोनेंट्स वाली बातें। एक्सरसाइज 1.5 देखो बेटा, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको पावर जो है फ्रैक्शन में दे रखी है और यहाँ 64 दे रखा है, इसने वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 64 को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके गुणनखंड बना सकते हो। तो 64 के फैक्टर्स तो निकालने आते हैं ना, तो उसे लेके जाओगे आप ये फैक्टराइजेशन तो 8th क्लास में बहुत अच्छे से करके आए हो, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सीखा था ना अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच जाता है छोटा सा, यहाँ लिख सकते हो, ये 12 बना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखो यहीं से देख लो आपका 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे लिख लो जो है कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर कितना है 1/2। 2 कितने टाइम आया आपका 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 होल पावर कितना 1/2। हमने रूल में पढ़ा था कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो कर दो 2 की पावर 6 की होल मल्टीप्लाई कितना आएगा 1/2। अब 2 को 6 से 2 से 6 को काट दो, 2 की पावर 3, ये आ गया 2 की पावर 3। की पावर 3 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना बेटा आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। 32 तो अभी थोड़ी देर पहले निकाल के तो आए हैं 64, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, यहाँ से शुरू कर लो। कितनी बार आ रहा है 5 ना, 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है। तो आप 32 को क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, ये आ गया 2 की पावर 5, होल पावर कितना है 1/5। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कर दो जी, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 1 मीन्स हमारा 2 ही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, 125 की पावर 1/3, फ्रैक्शन में पावर दे रखी है, इट मीन्स बेस को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वो कुछ पावर्स में आएगा, एक्सपोनेंट्स में आएगा। तो हम 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 पे जाएगा, पीछे 5 है ना, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 पे गया 5 5 जा 25, 5 पे गया 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/3, ये आया 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये बना 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कटा, 5 की पावर 1 मीन्स 5, 5 ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, 1.5 का 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 3 इंटू 3 होता है की पावर 3/2, 3 इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 2, पूरे की पावर कितना है 3/2। तो हमने कहा पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटा, ये आ गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यही हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, 32 की पावर 2/5, तो हम 32 के फैक्टर्स बना के आए थे थोड़ी देर पहले ही। 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है, आपको करके दिखाना है, ठीक है। और पूरे की पावर कितना है 2/5 है। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो कहोगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, थोड़ा ध्यान रखना है पावर को, बिल्कुल इसके सिर के थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ ही रखना है। ठीक है, 5 से 5 कटा, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि कितना आया 4, यही हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, 16 की पावर 3/4 कहा गया है। अब आप 16 के फैक्टर्स निकाल सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पूरे की पावर कितना है 3/4, तो ये बना बेटा 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 4 1 4 कट गया, तो ये हमारे पास आया 2 रेज टू पावर 3, जो कि कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि कितना आ गया 8। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो 125 की पावर आ रहा है -1/3, तो 125 को तो हम पीछे फैक्टर्स निकाल के आए थे, क्या थे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 बार 5 -1/3, तो ये हमारे पास आया 5 की पावर 3, होल पावर कितना है -1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 इंटू 3 नहीं 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कटा, ये हमारे पास आया बेटा 5 की पावर -1। और माइनस पावर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, कि पावर को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5,
पावर कितनी 1, 1 पावर तो वैसे ही अंडरस्टूड होती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। समझ में आ गया बेटा अच्छे से आपको। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है आपको 2^2/3 इंटू 2^1/5 दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं हमारी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो इसलिए जो 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/5 है, उसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में जो नंबर्स हैं बेटा वो फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शन में नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपको पावर में एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे साइड में, यहीं पे अपनी फेयर नोटबुक में ही 2/3 प्लस 1/5 अलग से दिखा दो। अब इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम 3 और 5 है, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। अगर एक ही नंबर में सेम टेबल में नंबर्स नहीं आते तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना। अब 3 है, 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को 5 से कर दो, कितना आ गया 5 2 10। सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो कि 5 है, 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो इसको भी 3 से कर लो। कितना बना 1 3 3, तो ये बना 10 + 3 13/15। तो यहाँ से कितना आ गया 2 की पावर 13/15, यही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1 की पावर 3 है और ऊपर 7 है। तो हम क्या करते हैं, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया 3 की पावर 3 इंटू 7, जो कि कितना बना 1/3 की पावर 21, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की होल पावर 21, ठीक है। इतना सा छोड़ दो, नहीं तो देखो अगर आप बेस का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 किया तो पावर आ गई -21। तो आपको मेरे ख्याल से आंसर पीछे यही मिलेगा। क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है आपको, 11 की पावर 1/2, नीचे 11 की पावर 4 है। तो यहाँ से पहले तो आप रूल ही देख लो क्या था, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n था, तो वो होता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि पावर में फ्रैक्शंस में है, तो थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप साइड में ले सकते हो, वहाँ पे मैंने साइड में लेके दिखाया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। 2 और 4 का अगर एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, माइनस 4 को 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तो 1 का भी कुछ नहीं करना। ये आ गया 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, तो 11 की पावर 1/4 जो है वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। पार्ट एक्सरसाइज का चैप्टर का भी, यहाँ पे हम क्या रूल लगा रहे हैं, यहाँ पे है हमारे पास a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर है, क्योंकि देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था a मल्टीप्लाई b कर देंगे होल पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कर देते हैं, 7 × 8 कर देते हैं होल पावर 1/2, तो ये क्या बना 56, होल पावर कितना बना 1/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।